नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिस्ट एनी 6 टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल पावर प्लांट्स एंड एक्सप्लेन इट इन वन विद नेट स्केच। जैसे पावर प्लांट आपको पता होगा, जैसे पेट्रोल इंजन रहता है, डीजल इंजन रहता है, उसके बाद आपको एलपीजी इंजन रहता है, सीएनजी रहता है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रहता है, हाइब्रिड पावर प्लांट्स रहता है, सोलर कास्ट रहता है और फ्यूल से रहते हैं। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा भी एनी वन आपको एक्सप्लेन करा, तो आप एक तो पेट्रोल इंजन एक्सप्लेन कर सकते हैं या डीजल इंजन, दोनों भी आसान है। ठीक है, तो एक यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल इंजन का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप हमें एक पेट्रोल इंजन का ले लेते हैं। सो पेट्रोल इंजन, द पेट्रोल इंजन यूजेस पेट्रोल फॉर इट्स रनिंग। ये तो सिंपल बात है, आपको भी पता होगा कि पेट्रोल इंजन में क्या यूज करते हैं, हम पेट्रोल यूज करते हैं। पेट्रोल और गैसोलीन इज अ हाइड्रोकार्बन मेड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स। एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर इज सक इन द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। द करेक्ट एयर पेट्रोल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। सिंपल मैं बता देता हूँ क्या रहता है। जैसे कि 4 स्ट्रोक रहते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे देखते हैं अभी। एक पहला एक 2 स्ट्रोक का है और एक 4 स्ट्रोक का है। तो पहले 2 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, क्या होता है अभी। 4 स्ट्रोक रहते हैं, आपको पता होगा, सक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, अभी सक्शन होगा, उसके बाद कॉम्प्रेशन रहता है, उसके बाद कंबशन रहता है और एग्जॉस्ट रहता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक रहते हैं। अगर हम अभी बात करें 2 स्ट्रोक की, तो देखो क्या होता है इसमें। द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम द कार्बोरेटर एंटर द क्रैंक केस थ्रू द इनलेट पोर्ट ड्यूरिंग द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। मतलब जब आपका पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, सो कार्बोरेटर से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ पे आ जाएगा, फिर आपके सिलेंडर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद at the same time the mixture in the cylinder is compressed which is ignited when the piston is just at a TDC। TDC मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। मतलब जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तब वो क्या करेगा, हाईली कॉम्प्रेस गैस को क्या करेगा, वो इग्नाइट करेगा। ठीक है, मतलब एक ही टाइम में दो हो गए, एक तो वो सक भी कर रहा है और उसको जो और वो उसको क्या कर रहा है, इग्नाइट भी कर रहा है। ठीक है, during the downward movement of piston, the mixture in the crankshaft is compressed and pushed into the cylinder through the transfer port, which push out the exhaust gas through the exhaust port। और जब आपका पिस्टन नीचे आएगा तो क्या होगा, जब क्या होगा फिर वो क्या करेगा, जो गैस अभी बर्न हो चुकी है उसको क्या कर देगा, वो एग्जॉस्ट कर देगा। ठीक है, एट द सेम टाइम फिलिंग द सिलेंडर विद न्यू चार्ज। और सेम टाइम में क्या होगा, न्यू चार्ज भी वो क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 2 ही स्ट्रोक यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब इनलेट लेते हैं, उसी के साथ में हम कॉम्प्रेस भी करते हैं, और जो बर्न होता है उसी के साथ में क्या करते हैं, हम एग्जॉस्ट भी कर ले। ठीक है, उसके बाद 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक तो आपको पता है 4 स्ट्रोक रहते हैं। जैसा कि देखो, पहला उसने क्या किया, सक्शन, मतलब एयर और एयर और पेट्रोल का मिक्सचर उसने क्या कर लिया, सक कर दिया। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, उसको हाईली कॉम्प्रेस करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पावर, मतलब वो क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, और उसके बाद चौथे स्ट्रोक में क्या होता है, वो एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक किसमें देता है, सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सो आप पेट्रोल इंजन के बारे में लिख सकते हैं, तो डीजल इंजन का भी यहाँ पे दिया है, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफर केस विथ स्केच एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। ट्रांसफर केस भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था 6 मार्क के लिए, तो स्केच के लिए 2 मार्क्स, वर्किंग के लिए 3 मार्क्स और एप्लीकेशन 1 मार्क। तो ट्रांसफर केस के बारे में आपको सिंपल एक बता देता हूँ। देखो कैसा रहता है ना, कि ऑटोमोबाइल के वेरियस ड्राइव रहते हैं, जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव रहता है, या तो रियल व्हील ड्राइव रहता है, या ऑल व्हील ड्राइव रहता है। ठीक है, सो क्या होता है ना, कि अगर हम फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें, सो उसमें क्या रहता है, हम डिफरेंशियल कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, पीछे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशियल क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑल व्हील ड्राइव की, तो ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि 2 डिफरेंशियल यूज करते हैं हम। ठीक है, एक तो फ्रंट व्हील में भी रहता है और वो रियर व्हील में भी रहता है। फिर ट्रांसफर केस का क्या काम रहता है, कि इक्वली अमाउंट दोनों डिफरेंशियल को ट्रांसमिट करना, कहाँ से, इंजन गियर बॉक्स से। फिर वो कहाँ पे आएगा, ट्रांसफर केस में। और ट्रांसफर केस क्या करेगा, फ्रंट व्हील और रियर व्हील को इक्वल अमाउंट में पावर को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है उसने, कि ट्रांसफर केस इज द डिवाइस यूज इन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। वो कहाँ पे यूज करते हैं, हम ऑल व्हील ड्राइव में यूज करते हैं। ठीक है, दैट स्प्लिट्स द पावर बिटवीन द फ्रंट एंड रियल व्हील। स्प्लिट मतलब क्या करना है, डिवाइड करना। वो क्या करता है, फ्रंट व्हील और रियल व्हील में क्या करता है, वो पावर क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। While the differential handle the speed difference between the inside and outside wheel, the transfer case in all-wheel drive system contain device that allows for a speed difference between the front and rear wheel।
इसमें क्या यहाँ ये जो सिस्टम है ना वो ड्राइवर अंदर से उसको ऑपरेट करता है, मतलब स्पीड डिफरेंस उसके हाथ में रहता है, फ्रंट व्हील और रियर व्हील का, ठीक है। सो व्हेन द शिफ्टर मैकेनिज्म ए इज द सेंटर सो द नो गियर इज कनेक्टेड। यहाँ पे आपको फिगर देखा, जब अगर आपका ये बीच में है तो आपका अभी व्हीकल कौन सा पोजीशन में है, न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है। ये इनपुट शाफ्ट हो गया और ये आउटपुट शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये आउटपुट शाफ्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ से पावर जाएगा आपका फ्रंट व्हील की तरफ, यहाँ से आपका पावर जाएगा रियर व्हील की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेगा आपका गियर बॉक्स, यहाँ पे इनपुट शाफ्ट से पावर आएगा दोनों व्हील के लिए। अभी यहाँ पे देखो ये कौन से हो गए, न्यूट्रल पोजीशन हो गए, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे कनेक्ट है क्या, नहीं। सो ये टू, मतलब टू, समझो मान लो ये टू वेडी इन हायर गियर, हाई गियर फिगर, ठीक है। अगर आपको टॉर्क कैसे चाहिए, हाई टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी देखो क्या होगा, यहाँ का जो पावर आएगा वो यहाँ जाएगा रियल व्हील को, मतलब आपको कौन सा टॉर्क चाहिए अभी, हाई टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो पावर आएगा वो कहाँ पे जाएगा, रियल व्हील को जाएगा। अगर ये इसको कनेक्ट कर लेता है तो ये जो पावर है देखो, ये फ्रंट व्हील को भी जा रहा और रियल व्हील को भी जा रहा। मतलब ये देखो 2WD का क्या मीनिंग होगा, टू व्हील ड्राइव, ठीक है। टू व्हील ड्राइव मतलब कौन सी स्टिप, पीछे वाले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 4WD मतलब फोर व्हील ड्राइव। इसमें क्या होगा, पावर फ्रंट व्हील को भी जाएगा और रियर व्हील को भी जाएगा, ठीक है। तो ये काम किसका रहता है, ट्रांसफर केस का ये काम रहता है। एप्लीकेशन देखो, अभी इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, महिंद्रा जीप हो गई, मारुति जिप्सी हो गई और शक्तिमान ट्रक, मिलिट्री व्हीकल आपने देखा होगा, यहाँ पे इसका वर्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेमेनी 4, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें क्या बताया, इसमें स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एरोडायनेमिक बॉडी शेप इन कार एंड राइट एनी फोर एडवांटेज ऑफ इट। एरोडायनेमिक शेप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली देखो अभी इसमें क्या बताया इसने, द बॉडी ऑफ व्हीकल इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर एज वेल एज वेरियस कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द एयर। देखो क्या होता है ना कि अगर गाड़ी की जो स्पीड है वो किस पे, कौन उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एयर। क्योंकि देखो जब आपकी गाड़ी सामने की तरफ जाती है, अगर उसका शेप एकदम प्लेन, जैसे आपने ओमनी देखी होगी तो उसका फ्रंट शेप कैसा रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस का प्रमाण उसमें कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपने देखी होगी उसका शेप अगर थोड़ा कट रहता है या एरोडायनेमिक शेप रहता, तो जो एयर रेस्ट्रिक्शन का प्रमाण है वो कैसा हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल बात करते हैं अपनी ट्रेन की और बुलेट ट्रेन की। सो ट्रेन और बुलेट ट्रेन में डिफरेंस है, बुलेट ट्रेन का शेप कैसा रहता है, एरोडायनेमिक शेप रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे जाते हैं, एकदम फास्ट जा सकते हैं। लेकिन आपकी जो नॉर्मल ट्रेन है उसका फ्रंट शेप कैसे रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है। तो एयर रेजिस्टेंस का प्रमाण इसमें कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। So an aerodynamic shape of car body is external shape of the car body which will offer least resistance to air motion। देखा, least resistance to air मतलब अगर आपके गाड़ी का आउटर सरफेस अगर एरोडायनेमिक शेप है तो रेजिस्टेंस एयर मतलब एयर का जो अपोजिशन वाला जो जिसको हम बोलते हैं वो कैसा रहता है, कम रहता है। whenever car is moving there is an air resistance to motion of car, the air resistance depend on, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड रहता है, साइज ऑफ कार पे डिपेंड रहता है। उसके बाद ठीक है, फ्रंट शेप एंड एरिया, जो फ्रंट वाला शेप है उस पर उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। उसके बाद स्पीड, उसके बाद बाइंड वेलोसिटी मतलब एयर की वेलोसिटी कैसे है, दिस एयर रेजिस्टेंस गिवन बाय आर ए इज इक्वल टू सी ए रो ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट हो गए इसके। देखा, ए रहेगा उसकी सिंपल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि फिगर इंडिकेट्स, देखा फिगर में इंडिकेट्स कर रहा है, ये फ्रंट वाला पोर्शन इंडिकेट्स फ्रंटल एरिया ऑफ व्हीकल विच इज वर्टिकल। देखा ये पोर्शन कैसा है, यहाँ का वर्टिकल है, फ्लैट एंड ऑफर्स मोर एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एयर का प्रमाण कैसा है, मोर एयर रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा एयर इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है। also फ्लैट पोर्शन एट द रियर प्रोड्यूस डैग, और ये फ्लैट रहा तो क्या करता है, यहाँ पे डैग प्रोड्यूस करता है विच पुल द व्हीकल बैक रिड्यूसिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल। और यहाँ पे क्या करता है, व्हीकल को पीछे की तरफ पुल करता है, ठीक है। So the frontal area of car or body of car is designed in such a way that front portion made inclined and body is given a smooth curve। लेकिन अगर हमने क्या किया कि अगर फ्रंट जो पोर्शन है गाड़ी का उसको अगर हमने क्या किया, स्मूथ किया, ठीक है। अगर उसको हमने क्या किया, स्मूथ किया, सो जो मैक्सिमम जो उसका जो
अपोज वाला जो हम बोलते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एरोडायनामिक शेप में आपको यही पढ़ना है। देखो यहाँ पे देखो इसकी फिगर कैसे एरोडायनामिक शेप है। तो एयर जो अभी आ रही है यहाँ से, एयर आ रही है और सीधी जा रही है, यहाँ पे ना पीछे से उसको अपोज कर रहा है ना आगे से उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेज रहता है अभी रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस एयर टैंक, रिड्यूस ड्राइवर एफर्ट, उसका इंप्रूव स्पीड ऑफ व्हीकल, उसके बाद प्रोवाइड बेटर फ्यूल इकोनॉमी। तो सब इसके क्या है एडवांटेजेस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव एंड फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। मतलब पहला है कि इंजन कहाँ पे है, फ्रंट पे है, लेकिन ड्राइव कौन ले रहा है, रियर वाले व्हील। और इधर क्या है कि इंजन कहाँ पे फ्रंट पे है, लेकिन ड्राइव कौन से रह रहा है, फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, सो पहला पॉइंट इजी स्टीयरिंग मूवमेंट एज इन ड्राइव इज गिवन टू रियर व्हील। अगर हम ड्राइविंग रियर व्हील को देते हैं तो स्टीयरिंग मूवमेंट कैसा रहता है, आसान रहता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि कैसा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट मोर लगेज स्पेस। अगर समझो रियर व्हील ड्राइव है तो लगेज स्पेस कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। इसमें कैसे रहता है, डिज़ाइन इज वेरी कॉम्पैक्ट, व्हीकल कैन बी शॉर्टेड बाय 100 to 300 mm। अगर इसमें बात करें तो डिज़ाइन कैसे रहेगी उसकी, कॉम्पैक्ट रहेगी, मतलब छोटी रहेगी। उसके बाद बेटर स्टेबिलिटी इज बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट एंड रियर व्हील। अगर रियर व्हील टायर लेते हैं तो बैलेंस जो वेट है फ्रंट और रियर व्हील का वो कैसा रहता है, आसान रहता है। इसमें क्या रहता है, गुड रोड एडिशन एज मैक्सिमम वेट इन ड्राइविंग व्हील्स। उसके बाद मोर ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा रहता है, इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें कैसा रहता है, कम रहता है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, इसमें कैसे रहते हैं, कम रहते हैं। उसके बाद लेस स्पेस फॉर पैसेंजर कंपार्टमेंट। इसमें स्पेस कैसे रहते हैं, पैसेंजर को कम रहती है, इसमें कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहती है। अभी देखो एग्जाम्पल, एम्बेसिडर हो गया आपका, प्रीमियर, पद्मिनी एंड टॉक्स। ये क्या हो गया आपके फ्रंट इंजन रियर व्हील टाइप, मतलब इंजन सामने रहता है लेकिन ऑपरेट कौन करता है इसको, रियर व्हील। और इधर आपका देखो मारुति 800, सैंट्रो एंड मैटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायफ्राम टाइप ऑफ क्लच। सो ये तो आपका हो गया था। ठीक है, इसका बाद सिंक्रोनाइजिंग गियर बॉक्स। So synchronizing देखो, in construction it is similar to constant mesh gearbox, that instead of dog clutch provision of synchronous device is made to avoid unnecessary or double declutching. The parts which are to be engaged as first brought in fixed time contact with equalized base speed, after which this may be engaged smoothly। ठीक है, तो इसमें देखो अभी क्या करते हैं हम, जो डबल डिक्लचिंग का जो कंसेप्ट है, जो सिंपल वाला हो गया गियर बॉक्स, इसमें क्या करते हैं, डबल डिक्लचिंग का कंसेप्ट होता है। सो उसको रिमूव करने के लिए इसने सिंक्रोनाइजिंग गियर बॉक्स में इसका ऑपरेट किया। देखो अभी इसमें देखो क्या करता है, यहाँ पे क्या रहता है, इसको कांटेक्ट करता है। देखो ये यहाँ पे इसको मेश करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इसको मेश करेगा, और यहाँ से क्या होगा, वो पावर फिर उसको ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यहाँ को आपको वर्किंग में पूरी तरह से उसको डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क ब्रेक एंड डम ब्रेक का। ठीक है, तो डिस्क ब्रेक का पहला पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन सरफेस इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द कूलिंग एयर। मतलब जो सरफेस है वो डायरेक्टली कैसे एक्सपोज करता है, कूलिंग एयर को एक्सपोज करता है। ठीक है, उसके बाद डम ब्रेक का कैसा रहता है, फ्रिक्शन ऑकर्स इन द इंटरनल सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू द कूलिंग एयर डायरेक्टली, डम ब्रेक एक्सपोज नहीं करता है एयर को। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन पैड्स आर फ्लैट, इसके पैड्स कैसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, और इसके कैसे रहते हैं, लाइनिंग्स वाले रहते हैं। ठीक है, उसका इसका क्या रहता है, नो लॉस ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू एक्सपांशन, मतलब एफिशिएंसी एक्सपांशन की नहीं होती।